नमस्कार, आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है भोजन संग्रहक से उत्पादन तक। आज के इस चैप्टर में नेइनो नाम की एक लड़की मेंशन की गई है, जिसे आप ऊपर ये लेफ्ट में देख रहे हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन। अगर आप ध्यान दें तो हम भोजन के लिए दो स्रोतों पर निर्भर करते हैं, फसलें और पालतू पशु। फसलों की बात अगर यहाँ की जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और कुछ फसलों को कम पानी में ही उगाया जा सकता है। अगर हम फलों की बात करें तो कुछ फलों को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ ठंडी जलवायु में ही आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम पशुओं की बात करें तो सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। अब आता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। आइए देखते हैं कैसे हुई। दुनिया की जलवायु बदलती रही, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे भी बदलती रहती है। लोगों का ध्यान जब वे कंदराओं तथा गुफाओं जंगलों में निवास करते थे तो कुछ बातों पर गया, जैसे वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनमें पौधे का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधे की देखभाल करना शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और बीज पक सकें। इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे तथा जानवरों को पालतू बनाने के लिए लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखना प्रारंभ किया होगा, जिसे आकर्षित होकर जानवर उनके पास आए होंगे और लोगों ने उन्हें पालतू बनाना शुरू किया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाना प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर हमेशा झुंड में ही रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, जिससे लोगों को उन्हें पालने में आसानी और सुविधा थी, क्योंकि घास आसानी से उपलब्ध हो जाया करती होगी। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। आगे आता है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, तथा लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनके मजबूत डंठल अनाज के पके दानों का भार संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में चलती रही। करीब 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। आज हम जो भी भोजन करते हैं वह बसने की प्रक्रिया के कारण ही हमें
प्राप्त हुआ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ तथा बकरी आते हैं। इसके अतिरिक्त अनाज का उपयोग देख लेते हैं। अनाज का उपयोग उस समय लोग 4 प्रकार से किया करते थे। पहला बीज के रूप में, दूसरा खाद्य के रूप में, तीसरा उपहार के रूप में, चौथा भंडारण के रूप में। अगला टॉपिक है एक नवीन जीवन शैली। अगर हम किसी बीज को बोकर देखें तो इसे विकसित होने में कुछ वक्त लग सकता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं, महीने या फिर साल। इसी प्रकार जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया होगा तब उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने के लिए, जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। इसके अतिरिक्त जब जानवर खाद्य सामग्री के स्रोतों के रूप में सामने आए तो लोगों ने इनके भी भंडारण की बात सोची। आइए देखते हैं कैसे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। फर्स्ट चैप्टर में हमने कृषि तथा पशुपालन के बारे में पढ़ा था, जिसमें लगभग 8000 साल पहले शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसकी जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की तथा विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। चलिए दी गई इस तालिका में देखते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। पहले कॉलम में दिया हुआ है अनाज और हड्डियाँ, दूसरे कॉलम में दिया हुआ है पुरास्थल। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इनके साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं जो आज आधुनिक पाकिस्तान में है। अगला है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, इनके साक्ष्य कोल्डी हवा में मिले हैं जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। अगला है चावल, मवेशी, मिट्टियों पर खुरों के निशान, इनके साक्ष्य महागढ़ा में मिले हैं जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। अगला है गेहूँ और दलहन, इनके साक्ष्य गुम्फक्राल में मिले हैं जो आधुनिक कश्मीर में है। अगला है गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, इनके साक्ष्य बुर्जहोम में मिले हैं जो आधुनिक कश्मीर में है। अगला है गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, इनके साक्ष्य चिरांद में मिले हैं जो आधुनिक बिहार में है। अगला है ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, इनके साक्ष्य हल्लूर में मिले हैं जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। अगला है काला चना, ज्वार, मवेशी, भेड़, सूअर,
इनके साक्ष्य पेयमपल्ली में मिले हैं, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। इस तालिका को अच्छे से याद कर लीजिए और एक बार में ना हो तो दोबारा देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट में भी इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगला टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरझोम, जो वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। आप यहाँ इन औजारों को देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये औजार पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न थे, इसलिए इन्हें नवपाषाण युगीन उपकरणों में रखा गया है। नवपाषाण युगीन के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ऐसा भी नहीं था कि यह परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गया हो। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब बात आती है रीति रिवाज की। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जिनमें प्राय कृषकों और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित हैं। अगला टॉपिक है जनजाति। जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर एक जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं और ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम करती हैं। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों का नुकसान ना पहुंचाएं। महिलाएं फसल दबाकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं। जानवरों की सफाई, दूध निकालना, बर्तन बनाने, टोकरियां बुनना, औजार तथा झोंपड़ियां बनाने का काम स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी, वृद्ध, नौजवान
योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके जीवन तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की संस्कृति परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। उनमें उनकी भाषा, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होता है। अब एक शब्द है गांव। गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। आइए थोड़ा सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, थर्ड में भी पढ़ा है, और आज अब ये फिर से आ गया। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कैसे भी याद कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। जब बात जौ और गेहूँ की आती है तो सबसे पहले कहाँ के लोगों ने इसे उगाना सीखा, भेड़ बकरी पालन करना सीखा, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है मेहरगढ़। आगे चलते हैं। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ में किस तरह के घरों के अवशेष मिले हैं, तो आप बताएंगे चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जिनमें प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद लोग उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। आप नीचे इसमें देख सकते हैं, एक कब्र का चित्र दिखाया गया है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र इसमें यहाँ दिखाया गया है, जिसमें एक बकरी का कंकाल, 2 बकरियों के कंकाल दिखाए गए हैं और एक मनुष्य का कंकाल दिखाया गया है, और बाकी उसके साथ ज़रूरत की कुछ चीज़ों के सामान भी रखे जाते थे। इसके बाद आपने जब जो मेहरगढ़ के घरों के जो चौकोर और आयताकार हुआ करते थे, आपने अभी पढ़ा, उसका चित्र आप यहाँ दाईं तरफ देख सकते हैं, ऊपर दिखाया गया है, जिसमें 4 कमरे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि वैज्ञानिकों को, पुरातत्वविदों को पहले और बाद के स्तर का आखिर पता चलता कैसे था। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते थे तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। आइए देखते हैं। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तर के रूप में जानी जाती हैं। सूक्ष्म निरीक्षण के अंतर्गत ही अगला बिंदु आता है दाउजली हेल्डिंग। दाउजली हेल्डिंग पुरास्थल
चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मसूल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। नोट कर लीजिए, जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला है? दाउजली हेल्डिंग से। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन जा गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। काष्ठाश्म क्या होता है? बहुत प्राचीन एक लकड़ी होती है जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है, उसे कहते हैं काष्ठाश्म। उसके बने औजार और बर्तन यहाँ मिले हैं। कहाँ? दाउजली हेल्डिंग में। आइए अब आखिरी और अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, अन्यत्र। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। उस समय पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। आज का चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।